हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से आए हैं आपके पास ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के एक नई चैप्टर लेकर, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, ये चैप्टर नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर के अंदर में ओवरऑल हर साल कम से कम 3 सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं नीट के एग्जाम के ऊपर। नीट का पैटर्न बदलते जा रहा है। आपने देखा होगा कि इस साल का कट ऑफ पहले के जवान जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं उससे ज्यादा हो रही है। पहले कॉलेजेस 600 नंबर पे भी मिल जाते थे, अब कॉलेजेस 610 और 615 नंबर के नीचे नहीं मिल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन के पेपर के अंदर में कोई टफनेस नहीं है। कई लोगों ने बोला कि नीट के अंदर में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस बार क्रिटिकल पूछे गए थे, कुछ नए सवाल पूछे गए थे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इस बार का पेपर जो था वो पुराने ट्रेडिशनल पेपर के जैसा नहीं था, लेकिन ऐसा इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक क्वेश्चन का नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर हो। इसलिए आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बुक्स पे रखेंगे। एनसीईआरटी को छोड़कर आपको कोई भी ज्यादा किसी भी बुक्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी ही सफिशिएंट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग बच्चों जो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये चैप्टर इतना आसान चैप्टर भी है और बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में पढ़ना है। दोनों के अंदर में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हाँ, दोनों की आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो अप्रोच होती है चैप्टर की केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली, वो तुम्हारा क्या होगा, ओवरऑल फिजिक्स के जैसा ही होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग फिजिक्स वाली बातें फिजिक्स वाले टीचर करेंगे, केमिस्ट्री वाली बातें हम करेंगे। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोलिज्म नीट। तो बच्चों, इस चैनल के अंदर में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट द चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने डायनेमिक्स वर्ड सुना होगा, दैट इज मोशन, इन विच वी स्टडीड अबाउट द हीट का मोशन। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर में कैसे हीट फ्लो करता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, एनसीईआरटी जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो एनसीईआरटी ये लिखती है कि कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराते समय कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर आता है। मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि हम बोलते हैं कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आप क्या करो, कोयले को जलाओ या फिर आप मीथेन को जलाओ। तो जब आप मीथेन को या फिर कोयले को जब आप जलाते हो तो आप क्या देखते हो, उसके अंदर में जो मीथेन का जो केमिकल एनर्जी था, क्या था सर, केमिकल एनर्जी था, वह केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुआ सर हीट एनर्जी में। मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या हुआ सर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है, द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर इज आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। उसकी स्टडी को हम क्या करते हैं सर, थर्मोडायनेमिक्स करते हैं, जिसके अंदर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर है एकदम, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हमें देखो, इस थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर को स्टडी करने से पहले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी होता है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो उन जितने भी आपके टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं डिस्कस करते जा रहा हूं। ये वाला जो पहला लेक्चर होगा ये कंप्लीट बेसिक लेक्चर है, जिसके अंदर में हम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर में यहां से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी कभी फर्स्ट लॉ के आसान क्वेश्चंस को ना पूछ के भी उससे भी आसान बेसिक थ्योरी पूछी जाती है, और उस थ्योरी के अंदर में भी बच्चे फंस जाते हैं। तो उन सबको डिस्कस किया जाएगा वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपसे कोई पूछे सर आप थर्मो को डिफाइन कर दो, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स को सर कैसे डिफाइन करोगे, तो हम बोलेंगे इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हीट। ये क्या है सर, ये स्टडी है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हीट। ठीक है, हीट ऑफ द मोशन ऑफ द हीट की स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। इसी को हम बच्चों थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर,
थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्लियर है एकदम? इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। दैट इज द साइंस टू द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द हीट। ठीक है, और में लिखना बच्चों, अगर एक बेसिक डेफिनेशन को ना लेके एक साइंटिफिक डेफिनेशन लिखे तो हम लिखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with the study of motion of the heat, motion of the heat is known as thermodynamics। क्लियर है एकदम? इसको हम क्या कहते हैं सर? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। बच्चों एक डिस्क्लेमर मैं पहले देता हूं, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, आइडियल गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात एनसीईआरटी लिखती है, उसको समझना। एनसीईआरटी का कहना है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है सर, इसको पहले समझाना चाहता हूं। एनसीईआरटी बोलती है कि थर्मोडायनेमिक्स ना सर दो तरह का होता है। कैसा होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और एक को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है सर? दो तरह की थर्मोडायनेमिक्स होती है। एनसीईआरटी ये बात बोलती है कि एनसीईआरटी बोलती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वन इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। एक को क्या बोलते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है, और एक होती है सर दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब इन दोनों के अंदर में सर अंतर क्या है समझते हैं, हर किसी का उत्तर मिलेगा। बच्चों एनसीईआरटी बोलती है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी गैस की क्या करते हैं सर? सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। क्या आती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर द सम ऑफ द दैट इज नोन एज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी गैस। क्लियर है एकदम? तो इनकी अगर हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। And when we discussing about the microscopic parts like quantum mechanics, its electrons, protons, neutrons, that is called statistical thermodynamics। और अच्छी बात यह है कि नीट के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में और 12th के सिलेबस में statistical thermodynamics नहीं पढ़नी है। हमारा सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन और गोल किस पे होगा सर? दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। एनसीईआरटी बोलती है कि क्या बोलती है सर? कि इन द थर्मोडायनेमिक्स वी डील्स अबाउट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस। क्लियर है एकदम? तो हम उसको बोलेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। में क्या डिस्कस करते हैं हम लोग बच्चों? दैट इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। क्लियर है एकदम? प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस का डिस्कशन करते हैं। और ये होता है बेटा क्या? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। क्लियर है एकदम? हम यहां पर किसका डिस्कशन करते हैं सर? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं, और ऊपर वाले में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। क्लियर है एकदम? चलिए, तो ये हम लोग बात कर लिए। इसके अंदर में नोट पॉइंट में आप जान लो कि वी डिस्कस ओनली, हम क्या डिस्कस करेंगे? वी डिस्कस ओनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। क्लियर है एकदम? हम सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, छाप लीजिए, इसे छाप लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, इसे छाप लीजिए। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली, दैट इज सिंपल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और इंट्रो पार्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों सेकेंड पार्ट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजीज का डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिजिक्स में वापस से आएगा, फिजिक्स वाले पढ़ाते नहीं है थर्मो में, ना ना ना, हमने तो नहीं देखा आज तक। यही से सब कुछ सीख के जाना है। ठीक है, क्योंकि वो बोलेंगे आप पहले पढ़े हो। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स का क्या? हाँ, टर्मिनोलॉजी, थर्मोडायनेमिकल टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजीज।
ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी बोलता हूं। थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले बच्चों आज हम आपके बारे में बताने जा रहे हैं जो सिंपल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स। क्या होता है यूनिवर्स, क्या होता है आपके हिसाब से यूनिवर्स। ठीक है, कहते हैं बच्चों कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स वो हर एक अवेलेबल स्पेस, ये क्या है सर, ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंप्लीट वर्ल्ड। ठीक है ना, जो तुम्हारा मतलब कह सकते हो कि थर्मोडायनेमिकल किसी भी जहां प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस के अंदर में सर यूनिवर्स क्या है, ऑल द अवेलेबल स्पेस। ठीक है ना, जितने भी अवेलेबल स्पेस होते हैं दैट इज नोन एज यूनिवर्स। क्लियर है एकदम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यूनिवर्स बोलते हैं। तो कहते हैं कि ऑल द स्पेस अवेलेबल, ठीक है ना, फॉर परफॉर्मिंग अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, परफॉर्मिंग अ thermodynamical process is called universe। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्स। दूसरा वर्ड होता है दैट इज, अगर रिवीजन वाले तो जानते होंगे, सिस्टम। बड़ा ही फेमस वर्ड हो गया आजकल सिस्टम। सभी कोई ने एल्विस यादव को देखा, सिस्टम सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है सबसे पहले समझ लेना। कहते हैं सर सिस्टम वह प्लेस होता है, वह एरिया होता है जिस एरिया में थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रही है। ठीक है ना, कहते हैं कि अब, ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, एन एरिया वेयर thermodynamical process takes place, thermodynamical process takes place is called system। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टम का। ठीक है ना, जो भी तुम्हारा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है जहां पर क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रहा है, या फिर हम लोग और में लिखेंगे द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की वह एरिया, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर द ऑब्जर्वेशन इज टेक्स प्लेस, वेयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इज टेक्स प्लेस, उसी को कहा जाता है बच्चों, दैट इज नोन एज सिस्टम। उसे क्या कहा जाता है सर, सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, सिस्टम कहते हैं। क्लियर है एकदम। अगला होता है दैट इज सराउंडिंग। क्या होता है बच्चों, सराउंडिंग। ये भी वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस है। सराउंडिंग का क्या मतलब होता है सर, वो सारा एरिया ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, जो भी मतलब कि एरिया जो कवर कर रहा है सिस्टम, उसको छोड़कर यूनिवर्स का वह एरिया जहां पर मतलब कि सब कुछ है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। हम कहेंगे पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर जो भी एरिया पाया जा रहा है सर उसे सराउंडिंग कहते हैं। आइए इसको फील करते हैं। ये तो हो गया कहानी वाले बच्चे, लेकिन हम लोग किसके टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, ऑर्गेनहॉलिक के। ऑर्गेनहॉलिक वाले ऐसे नहीं समझते हैं। आइए मैं बताता हूं। लेट मी सपोज बच्चों कि मेरे पास एक सिस्टम बना रहा हूं। मेरे पास एक क्या है सर, एक वेसल है। क्या बच्चों, वेसल। क्लियर एकदम। हमारे पास एक वेसल है। इस वेसल के अंदर में सर कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें प्रेशर P1 V1 T1 से P2 V2 T2 कुछ हो रहा है। क्लियर है ना, प्रेशर का चेंज, वॉल्यूम का चेंज और टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। और इसके अंदर में आपका क्या है, एक आइडियल गैस भरा। क्लियर है एकदम, एक आइडियल गैस मैंने रखा। ठीक बच्चों, ध्यान से समझना, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग। बच्चों ये जो तुम्हारा इस वेसल है जिसके अंदर में ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, दैट इज सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। क्योंकि हम इस यूनिवर्स का, ये पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का मात्र यही एरिया है ना जिस एरिया में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो यहां पर चेंज हो रहा है। तो मैंने भी ये लिखा ना कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर द ऑब्जर्वेशन इज टेक्स प्लेस
इज नोन एज सिस्टम, या फिर एन एरिया वेयर द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सिस्टम। तो ये सिस्टम है। अब इसके अलावा इधर जो भी एरिया है, ये जो भी एरिया, ठीक है, इसके अगल बगल, दिस ऑल आर सराउंडिंग, इसे क्या कहेंगे बच्चों? सराउंडिंग कहेंगे। एनसीईआरटी की एग्जांपल में लिया, पढ़ना मिलेगा आपको। और जो ये पूरा चीज है, इसको छोड़कर ये जो पूरा एरिया है, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका तो कोई मतलब हम नहीं कहते, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। यही क्या है बच्चों? यूनिवर्स। तो कोई पूछे सर यूनिवर्स कैसे बना, तो यूनिवर्स कैसे बना सर, आप यहीं से पता कर सकते हो यूनिवर्स कैसे बना। तो यूनिवर्स बना है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स कैसे बना है सर? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर। क्लियर है एकदम? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। छाप लेना। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर टर्मिनोलॉजीज ऑफ द। क्लियर है एकदम? चल, अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों बाउंड्री की। किसकी बात करने जा रहे हैं? बाउंड्री की। आर यू नोइंग अबाउट व्हाट इज द बाउंड्री? तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट बाउंड्रीज। क्लियर है एकदम? चल, मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों बाउंड्रीज, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बच्चों बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री कुछ नहीं होती है। बाउंड्री क्या होती है? कुछ नहीं हो सकती। बाउंड्री दो तरह की हो सकती है। मान लो कि जैसे मैंने अभी वेसल बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? वेसल बना दिया। तो वेसल के अंदर में जहां पर सिस्टम में जो वर्क हो रहा था, क्या हो रहा था सर? वर्क हो रहा था। उसके अंदर में सर एक फिक्स्ड एरिया है ना, जो कि एक फिजिकल फॉर्म ऑफ द किसी ग्लास ट्यूब या फिर किससे बना हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। इसे हम लोग क्या कहेंगे सर? बाउंड्री। जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हम क्या कर सके सर? डिफरेंशिएट कर सके कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन करने के लिए सर हमें क्या जरूरत होगी सर? दैट इज नोन एज बाउंड्रीज की। तो ये बाउंड्रीज होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में, ये बाउंड्रीज दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है सर? दो तरह की। वन इज नोन एज, दैट इज नोन एज इमेजिनरी बाउंड्री, और वन इज नोन एज रियल बाउंड्री। कितने तरह की होती है सर? दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं रियल बाउंड्री और एक को कहते हैं सर दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री, है ना। कोई जरूरी थोड़ी होता है हवा, कहीं हवा के अंदर में कोई रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे तो मैं बना नहीं सकता ना कोई फिजिकल। तो मैं मान लेता हूं कि वहां पर एक इतना दूर का जो एरिया है जहां पर वो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ वो सिस्टम है, उसके बाहर का जो एरिया है वो सराउंडिंग है, और ये दोनों मिलकर एक यूनिवर्स के अंदर आते हैं। क्लियर है एकदम? बात समझ में आ गई? तो बाउंड्री कितने तरह की होती है बच्चों? दो तरह की होती है। बाउंड्री कैसी हो सकती है? रियल भी हो सकती है और क्या हो सकती है सर? दैट इज इमेजिनरी हो सकती है। ये क्या करती है? ये डिफरेंशिएट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से। क्लियर? ये क्या करती है सर? डिफरेंशिएट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से, ठीक है। तो बाउंड्री का अगर मैं ज्ञान लिख दूं, ज्ञान लिखना तो मास्टर का काम होता है। हम लोग को ज्ञान लोग मास्टर देते हैं, हम लोग सोते हैं, सभी कोई सोते होंगे, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है सर? बाउंड्री होती है अ पार्ट, ठीक है, हम कह सकते हैं द सरफेस विच सेपरेट, वो सरफेस जो क्या करता है सर? द सरफेस विच सेपरेट्स द सिस्टम, हाय हाय, फ्रॉम सराउंडिंग। क्लियर है एकदम? सराउंडिंग से बच्चों वह पार्ट ऑफ द यूनिवर्स से जो सराउंडिंग सिस्टम को सेपरेट मार दे, दैट इज नोन एज बाउंड्री। और मैंने बताया सर बाउंड्री कितने तरह की होती है? बाउंड्री इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। दो तरह की बाउंड्रीज होती है। पहली होती है बच्चों दैट इज कॉल्ड रियल बाउंड्री, ठीक है, जिनका अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ होगा। और दूसरी होगी दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। ये सब बच्चों पेपर में डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता है, क्लियर है। बट इसे समझे बिना आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते, क्लियर है। तो हम लोगों ने बाउंड्री की डिस्कशन कर ली कि बाउंड्री दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड रियल बाउंड्री
and another one is known as that is what the absolute boundary. ठीक है, ये हो गया क्लियर है एकदम। तो हम लोग बस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज रियल बाउंड्री के बारे में। बच्चों कहते हैं जो ये रियल बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री सर? रियल बाउंड्री। ये दो तरह की हो सकती है। ये रियल बाउंड्री कितने तरह की हो सकती है सर? दो तरह की हो सकती है। बाउंड्री दो तरह की कौन कौन सी हो सकती है? पहले वाली होती है दैट इज कंडक्टिंग बाउंड्री। क्या बोलते हैं सर? कंडक्टिंग बाउंड्री। और एक को बोलते हैं इंसुलेटेड बाउंड्री। कितने तरह की होती है सर? दो तरह की होती है। वन इज नोन एज कंडक्टिंग बाउंड्री एंड अनदर वन इज कॉल्ड इंसुलेटेड बाउंड्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग बाउंड्री और एडियाबैटिक बाउंड्री। और क्या बोलते हैं बच्चों? एडियाबैटिक बाउंड्री। क्लियर है एकदम। तो रियल बाउंड्री बता देता हूं कि रियल बाउंड्री इज ऑफ टू टाइप। रियल बाउंड्री कितने तरह की होती है सर? दो तरह की होती है। इज ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है। ठीक है, वन इज कॉल्ड कंडक्टिंग बाउंड्री और अनदर वन इज कॉल्ड इंसुलेटिंग या फिर बोलेंगे एडियाबैटिक। क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज एडियाबैटिक बाउंड्री और इंसुलेटिंग बाउंड्री। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो, क्या अंतर होता है कंडक्टिंग बाउंड्री में और क्या अंतर होता है इंसुलेटिंग बाउंड्री में? बच्चों कंडक्टिंग बाउंड्री कैन अलाउ द फ्लो ऑफ हीट। क्लियर है एकदम। मतलब क्या है बच्चों कि जो कंडक्टिंग बाउंड्री होती है ये हीट के फ्लो को अलाउ करती है। क्या करती है सर? हीट के फ्लो को अलाउ करती है। वहीं पर जो इंसुलेटिंग और एडियाबैटिक बाउंड्री होती है इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट है। ये जो होती है सर ये हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगी। क्लियर है एकदम? नहीं करेगी। सो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड इंसुलेटिंग बाउंड्री। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब तो सर साफ है, हीट का फ्लो होना मतलब एनर्जी का फ्लो होना, और एनर्जी के मोशन को ही थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसका मतलब सर ये हुआ कि बाउंड्री ही एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू एनर्जी का फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर होता है। तो मैं लिख देता हूं एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस। एनर्जी का जो फ्लो है सर वो टेक्स प्लेस होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, थ्रू दीज बाउंड्रीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक्चुअली में जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर ये किसके चलते हो रहा है? ओनली थ्रू दीज बाउंड्रीज। नहीं होता तो ये सिस्टम का फ्लो कभी भी क्लियर नहीं होता। क्लियर है एकदम। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। छाप लीजिए इसे, छाप लीजिए इसे, छाप लीजिए। चल, किसी से तुम प्यार करो और फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। आइए डिस्कस करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम की। हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम कितने तरह का होता है। ठीक है, सिस्टम पर सिस्टम चलावे जरा जाट का, सिस्टम पर सिस्टम। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिस्टम। बच्चों सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम हमारे पास जनरली बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन सिस्टम। इसकी बात कर रहे हैं सर ओपन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम जैसे सिंपल सिस्टम, मान लो कि मेरे पास एक वेसल है, ठीक है,
इस वेसल के थ्रू एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि बाउंड्री कंडक्टिंग है, एनर्जी का भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज, मास का भी एक्सचेंज, इसका एक्सचेंज हो रहा है सर, मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो बच्चों ओपन सिस्टम इज अ नथिंग बट अ सिस्टम इन विच द चेंज ऑफ एनर्जी एंड मास बोथ कैन टेक्स प्लेस, दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्लियर है एकदम? तो लिख देता हूं कि द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम in which the flow of energy and mass, ठीक है, both takes place, ठीक है ना, is called open system। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की एक खास बात, ओपन सिस्टम के अंदर में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है सर? प्रेशर कांस्टेंट होता है। पहला बात ये हो गया। दूसरा कहते हैं कि इन ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम के अंदर में द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। तो इसके अंदर में जनरली आइसोबेरिक प्रोसेस एक्सप्रेस होती है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें बोलते जा रहा हूं, आगे समझते चलेंगे सारी बातों को। आइसोबेरिक प्रोसेस टेक्स, आइसोबेरिक वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर में प्रेशर का चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। क्लियर है एकदम? तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल तुमसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी इज अ ओपन सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? ह्यूमन बॉडी इज एन ओपन सिस्टम, ठीक है, ट्रू और फॉल्स? बात कोई बता सकता है? पता करो, क्या लगता है आपको कि हमारा बॉडी जो है सर एक ओपन सिस्टम है या फिर नहीं? सोच के देखो। वी आर द ओपन सिस्टम। हाउ? ओपन सिस्टम इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हम हीट रेडिएट करते हैं। हाँ सर, जब हमें पसीना आता है तो हम हीट का रेडिएशन करते हैं, तो एनर्जी का चेंज हुआ। हाँ, उसके साथ साथ हम फूड को एंटर करते हैं, इनटेक करते हैं, और फूड का क्या होता है सर? डाइजेशन भी होता है और इजेशन भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम फूड को मास का भी एक्सचेंज कर रहे हैं, मास हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, मास हमारे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो रहा है। इसका मतलब वी आर ओपन सिस्टम, ठीक है? यस, वी आर ओपन सिस्टम। हम क्या है सर? ओपन सिस्टम। क्लियर है एकदम बच्चों? दैट इज ओपन सिस्टम। दूसरा एग्जांपल है सर कि चाय, क्या है सर? चाय लवर तो हम लोग हैं। तो सर चाय को जब हम लोग कप में रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एक ओपन सिस्टम है, ठीक है ना। टी इन अ कप इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। क्लियर है एकदम? चाय, कॉफी, ये सब जितने भी हैं, अर्थ, ट्री, है ना, अर्थ, ट्री, क्लियर है एकदम? अर्थ हो गया, ट्री हो गया, दिस ऑल एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या है सर? ओपन सिस्टम है, जिसके अंदर में मास का भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। क्लियर है एकदम? चलिए, अगला सिस्टम है दैट इज कॉल्ड क्लोज। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हर किसी को आती है, इसलिए जल्दी खत्म करेंगे। जो नहीं आती है उसका इंतजार है। तो बच्चा वाला टॉपिक चलो डिस्कस करते हैं बच्चों, दैट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। चलो, क्लोज सिस्टम क्या होता है बच्चों? मान लो कि मेरे पास अब क्या है? बाउंड्री कंडक्टिंग ही है। ध्यान से सुन लेना, अभी भी बाउंड्री मेरी कंडक्टिंग बाउंड्री है। अभी भी मेरी बाउंड्री कैसी है? कंडक्टिंग बाउंड्री है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हीट का एक्सचेंज होगा, मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन।
हीट फ्लो होगा। बट अब हम बाउंड्री को क्या कर दिए सर, क्लोज। कहने का मतलब समझ में आ गया, मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होगा, मास का एक्सचेंज अब नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज होगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। द सिस्टम इन विच फ्लो ऑफ हीट या एनर्जी बोल देते हैं टेक्स प्लेस, ठीक है, बट मास एक्सचेंज डजंट अकर। लेकिन ये नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। उसे हम क्या कह लेंगे सर, क्लोज सिस्टम। दूसरा बात बोलो बच्चों कि क्लोज सिस्टम के अंदर में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। इसमें बोलते हैं सर कि जो वॉल्यूम होती है सिस्टम की, वो क्या होती है सर, कांस्टेंट। क्लियर है एकदम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ऐसा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है इसके अंदर में, दैट इज कॉल्ड, बोलो, ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दीज टाइप ऑफ सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या बोलो बताओ जरा सा मेरे को। क्लोज सिस्टम का बहुत एग्जांपल है यार, कुछ मत करो ना, चाय वो जो पी रहे थे ना टी ऑफ द कप, उसको क्या करो, प्लेट से ढक दो, क्लोज सिस्टम बन गया। अब मास का एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है एकदम। तो यहां पर ये हो सकता है एग्जांपल, है कि नहीं। ट्यूबलाइट्स को देख लो, ट्यूबलाइट्स के अंदर में क्या होती है, एनर्जी की एक्सचेंज होती है, मास की एक्सचेंज नहीं होती है। एग्जांपल है ट्यूबलाइट, है ना। उसके बाद फिर कप ऑफ टी, ठीक है, कप ऑफ टी पुटेड बाय अ प्लेट, ठीक है, ऊपर से प्लेट जब रख देते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा सर, क्लोज सिस्टम। अब एक सिस्टम होती है दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सी सिस्टम होती है सर, आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम है दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझना। अब सुनो ध्यान, अब ये जो सिस्टम है ना बेटा, अब ये सिस्टम के अंदर में जो ये बाउंड्री है, अब ये बाउंड्री इंसुलेटिंग है। कैसी हो गई है सर, इंसुलेटिंग। कैसी बाउंड्री हो गई है सर, इंसुलेटिंग बाउंड्री हो गई। क्या हो गई सर, इंसुलेटिंग बाउंड्री। मतलब इसके अंदर से ना ही हीट का एक्सचेंज होगा, ना ही मास का एक्सचेंज होगा। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम और एडियाबेटिक सिस्टम। और क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबेटिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं, लिख देता हूं, द सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम इन विच नाइदर हीट और मास एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, ना ही हीट का चेंज होगा, ना ही क्या बोलेंगे सर, मास का चेंज होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसको हम एडियाबेटिक सिस्टम भी कहते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, एडियाबेटिक वॉल, या इसी को बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। सब वर्ड समझो बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायाथर्मिक वॉल बोला जाता है। क्लियर है एकदम। तो ये हो गई भाई एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में। इसका एग्जांपल क्या है मैं बताता हूं। कभी ठंडा पानी या गर्म पानी कभी क्या बोलते हैं, मिल्टन के उस फ्लास्क में रखे हो, थर्मोस जिसको बोलते हैं। तो जो थर्मोस फ्लास्क होता है, थर्मोस का मतलब ही क्या होता है बच्चों, थर्मोस का मतलब ही होता है सर दैट इज इंसुलेटेड। क्या होता है सर, इंसुलेटेड। मतलब ना ही हीट की एक्सचेंज होगी, ना ही मास की एक्सचेंज होगी। क्लियर है एकदम। तो थर्मस, वाटर क्या दारू भी रखो ना, क्या दिक्कत है, चिल्ड बियर रखेंगे उसके अंदर में, हम यही लिखेंगे एग्जांपल में। ठीक है, चिल्ड बियर इन आ थर्मोस फ्लास्क। आए हाय, क्या बोलोगे, बिहार वाले बच्चे हमेशा दुखी रहते हैं, ना बियर मिलता है ना दारू, कोई नहीं।
तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है एकदम? चलो आगे बढ़े। अब बच्चों बात आती है दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम मैंने समझा दिया। स्टेट मतलब क्या होता है? सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का चेंज होना। मतलब कोई भी, मान लो मेरे पास गैस है, यही बता देता हूँ स्टेट ऑफ सिस्टम, इटा के ही बता देता हूँ, क्या पता कुछ लोग बुरा मान जाए। बोल देंगे कि सर आप तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी नहीं बता पाए। देखो क्या होता है स्टेट ऑफ सिस्टम, धीरे धीरे पढ़ना है। अभी हम तो फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स की ओर है, जब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में घुसेंगे तो फाड़ दिया जाएगा। इतना गारंटी देते हैं, आपसे अच्छा किसी को नहीं आता होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम। बच्चों स्टेट ऑफ सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक आइडियल गैस था, ठीक है? क्या था? आइडियल गैस। क्लियर है एकदम? क्या था मेरे पास? आइडियल गैस। इस आइडियल गैस का प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, T1 टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स N1 था। इस सिस्टम से आपने क्या किया? कुछ चेंजेस कराया, एक प्रोसेस हुई और इस प्रोसेस से इसकी प्रेशर हो गई P2, V2 और T2 और N2। तो जो ये चेंज हुआ स्टेट का, इसका सर स्टेट 1 से स्टेट 2 की हो, इसी को कहते हैं फेज चेंज, या फिर क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया? इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब बात आती है सर कि अभी मैंने जैसे बताया बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, बहुत सारे क्या होती है सर? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस तो ठीक है, कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के नाम सुन लो। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स बेटा यही है, ठीक है? इन्हीं को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही चीज का चेंज, मैक्रोस्कोपिक चेंज किसी भी गैस का हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि किसी गैस के अंदर में प्रेशर का कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर का कितना चेंज हुआ, मोल्स का कितना चेंज हुआ। तो दीज ऑल आर नोन एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है सर? दैट इज थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है ना? दूसरा बात होता है दैट इज द प्रोसेस। अब बात आता है कि सर ये जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल में स्टेट का जो चेंज हुआ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये किस पाथ के थ्रू गया? कोई प्रोसेस होगा तब तो। अब कैसा प्रोसेस के थ्रू होगा? तो उसे कहा जाता है बेटा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। उसे क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो कहते हैं, यहां पर बोलता है तुम्हारा कि द पाथ फॉलोड, ठीक है ना? पाथ फॉलोड, ठीक है, टू चेंज, पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसे क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा प्रोसेस ऊपर वाला हुआ वो किस पाथ के थ्रू हुआ? उसी पाथ का नाम दिया गया बेटा क्या? दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। कौन कौन से हो सकते हैं मैं बताता हूं। पहला होता है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है बेटा? दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। What do you mean by isothermal process? बेटा isothermal process are those process in which the temperature never change। ठीक है, जब भी कोई गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फेज चेंज करता है या फिर स्टेट चेंज करता है, तो उसके अंदर में उसकी जो टेम्परेचर होती है बेटा वो क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। दैट इज नोन एज, अभी इतना ही ले देता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट होती है सिस्टम की, उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी होती है दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। क्या होती है? आइसोबेरिक प्रोसेस।
इसके अंदर में जब भी फेज चेंज होगा किसी भी गैस मॉलिक्यूल का, तो उसके अंदर में प्रेशर का कांस्टेंट होना तय है। तीसरा होता है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होती है बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। इस कांस्टेंट में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। चौथा प्रोसेस होता है बेटा दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है सर? एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें हीट का चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता है सर? हीट का चेंज जीरो। हीट में कोई चेंजेस देखने को नहीं। पांचवा प्रोसेस होता है बेटा दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। क्या होती है सर? साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर में हमेशा कुछ ना कुछ इनिशियल और कुछ ना कुछ फाइनल स्टेट सिस्टम का होगा। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज सेम। क्लियर है? एकदम साइक्लिक। मैंने बोला ना, यहां से जहां से शुरू हुआ वहीं पे आकर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक प्रोसेस। एक होती है दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बात करेंगे इसकी, थोड़ी सी बात करनी है। केमिस्ट्री वाले नहीं बताएंगे ज्यादा, फिजिक्स वालों के माथा चाटना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को। मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फिजिक्स वालों जानो, केमिस्ट्री वाले से मतलब पॉलीट्रॉपिक का नहीं है। क्लियर है एकदम? तो ये हो गया सर दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दीज आर द सम ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज एन अंडरटेकिंग। ठीक है, ये वर्ड सुनोगे, अभी बताऊंगा। दैट इज इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो बताऊंगा। तो ये हो गया सर दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। इसकी बात करने जा रहे हैं बेटा दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? क्लियर? चलो, सिस्टम पर सिस्टम चलावे छोरा जाट का, सिस्टम पर सिस्टम चलावे छोरा जाट का, सिस्टम पर सिस्टम चलावे छोरा जाट का। तो हम बात करने जा रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। क्लियर है? हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात हो रही बच्चों। पहला प्रॉपर्टीज का होता है ऑन द बेसिस ऑफ, इस थ्योरेटिकल पॉइंट है, फटाफट कवर करता हूं, ऑफ प्रोसेस। ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। बेटा प्रोसेस के आधार पर हमारे पास दो तरह के प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम का। फर्स्ट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज अ स्टेट फंक्शन। और सेकेंड वन इज नोन एज पाथ फंक्शन। ठीक है, दो तरह का होता है प्रॉपर्टी। वन इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन और अनदर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पाथ फंक्शन। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, है ना, ऑफ अ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा स्टेट फंक्शन। क्या होता है बेटा स्टेट फंक्शन? बच्चों कहते हैं कि ऐसी कोई भी फिजिकल, कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम से मतलब रखती है। क्या मैंने बोला? कि वो हर एक मतलब कि प्रॉपर्टीज जो कि क्या होगी सर, किसी भी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब रखती है। ऐसे मतलब कि पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है? तो कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज विच, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि, क्या बोलेंगे बेटा? द प्रॉपर्टीज विच वैल्यूज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, है ना, इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम
आए है सिस्टम, आज तो बहुत सिस्टम हो रहा है, ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? स्टेट फंक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? स्टेट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर का चेंज किसी गैस में होती है तो उसका टेम्परेचर का चेंज आप कैसे मापते हो? शुरुआत में कैसा था, अब बाद में कैसा हो गया, अब बीच में उसके बीच में कैसे चेंज हुआ, इससे कोनो मतलब नहीं होता है। दैट इज दे आर स्टेट फंक्शन। तो टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। दूसरा बेटा दैट इज प्रेशर। प्रेशर में भी यही बात होती है ना? प्रेशर भी ऐसा ही होता है, वॉल्यूम भी ऐसा ही होता है सर, ठीक है, वॉल्यूम भी ऐसा ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वो पाथ फंक्शन है कि नहीं? क्या लगता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या एक पाथ फंक्शन है? पता करके आना, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एक नाम सुनोगे भैया, क्या नाम सुनोगे? इंटरनल एनर्जी का नाम सुनोगे, सिर्फ इंटरनल एनर्जी। इंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, इंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। कौन सी एनर्जी सर? फ्री। नाम सुनोगे सर, टेंशन मतलब। टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा फिजिक्स में भी आता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दिस ऑल आर नोन एज स्टेट फंक्शंस। ये सारे के सारे क्या है बेटा? स्टेट फंक्शंस हैं। दैट मीन्स दे आर ओनली डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्पीड नहीं लिखा है मैंने, वेलोसिटी लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, वो भी एवरेज वाला नहीं। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। इतना फिजिक्स मुझे नहीं आता, ठीक। बात करते हैं बेटा दैट इज पाथ फंक्शन की। तो क्या होता है पाथ फंक्शन, ये समझते हैं। पाथ, ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं, यहां पे आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज whose values depend upon the initial and the final state of the system is known as state function। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? that is known as path function। क्लियर है एकदम? यहां पे मैं लिख देता हूं, बस does not लगाना है। property which, ठीक है, property which value depends on does not depends on, कैसे देखते हो आप लोग? does not depends on initial and final state of a system, whereas it depends on the path followed. It depends upon its path followed. Clear? Is called path। ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों? पाथ फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाथ फंक्शन। क्लियर है एकदम? तो क्या क्या हो सकता है पाथ फंक्शन आपके हिसाब से? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द बेस्ट एग्जांपल हियर। डिस्टेंस सर जुड़ता है ना? जिस इनिशियल और फाइनल से मतलब नहीं है, उसको जैसे मूव कीजिएगा वो सारा एरिया को, सारे मतलब डिस्टेंस को ऐड करना होगा, ठीक है। डिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। क्लियर है? दैट इज द डिस्टेंस। उसके साथ साथ सर क्या हो सकता है? वर्क। वर्क जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। हीट कैपेसिटी एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है सर? डिस्टेंस, वर्क, हीट कैपेसिटीज। क्लियर है एकदम? तो ये सब की जो हो गई सर, हीट, वर्क भी होता है। वर्क हीट हो गया, हीट भी क्या है सर? जोड़ता है, हीट को भी जोड़ा जाता है। तो दीज आर नोन एज पाथ फंक्शन। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? पाथ फंक्शन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है सर? पाथ फंक्शन। बेटा तुम चलो अगला बात कर लेते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, यहां से क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑन द बेसिस ऑफ amount of matter। So on the basis of
amount of matter, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर के बेसिस पर बच्चों हम इसको जनरली दो तरह की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। वन इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी and another one is known as extensive properties। कितने तरह की प्रॉपर्टीज बताया मैंने? दो तरह की। वन इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड अनदर वन इज नोन एज दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है सब, ठीक है। लिखना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? वह प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस पर डिपेंड नहीं करती है, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, the property of a system which does not depend on the amount of substance, क्लियर है एकदम? अमाउंट ऑफ सबस्टांस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर एक ऐसा प्रॉपर्टी है सर जिसको काटने के बाद आधा नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को काटने के बाद वो अगर आधा हो जाता है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अगर वह ऐसा प्रॉपर्टी जिसको काटने के बाद भी उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसे क्या कहते हैं सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? वैसी प्रॉपर्टी जिनको काटने के बाद आधा हो जाए उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जिसमें ना हो भाई उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिव। प्रेशर भी क्या है सर? यही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो सकता है? प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई। डेंसिटी किसी भी गैस की, मतलब किसी भी मास की डिपेंड नहीं करती है कि नहीं? जो है सो है। कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टांस हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्टांस, मतलब समझ रहे हो ना? कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टांस हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हो गए, बात करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हो गए, है ना? सारे कांस्टेंट कोई भी हो, Kc हो, Kp हो, Ka हो, Kb हो, ठीक है ना? जितने भी तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, दिस ऑल आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि चेंज नहीं होती। रेट कांस्टेंट सर, रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अर्हेनियस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, किसी भी सबके लिए सेम होती है। अर्हेनियस कांस्टेंट है कि नहीं? दीज आर द एग्जांपल हियर, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, ये भी किसी के लिए चेंज नहीं होता। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी होते हैं। अगला है बच्चों दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहा जाता है ये समझ लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है इन्हें समझो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि द प्रॉपर्टी of a system, the property of a system which depends on the amount of the substance,
amount of the substance is called extensive properties। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या हो गया बच्चा, मास। मास क्या है भैया, अलग अलग चीजों के लिए मास अलग अलग होता है, ठीक है। मास हो गई, वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गई, ये चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज हो जाती है चेंज करने पर। उसके बाद फिर आपका एनर्जीज, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है सर, इंटरनल एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जी होती है ऐसे लिखना चाहिए था हमको, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, है ना। उसके साथ साथ फोर्स, क्या लिख दो, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। उसके बाद फिर फोर्स हो गया, ठीक है। मोमेंटम क्या बोलते हो, m/v। मोमेंटम का चेंज क्या है, चेंज होता है मोमेंटम, एकदम चेंज होता है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस ऑल आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सारी की सारी क्या हो गई सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। मोल तो होना ही था, मोल्स हो गया, मोल्स भी क्या है सर, इसी की बात हो गई ना। मोल भी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया। लेंथ हो गया, एरिया हो गया, ये सब याद करो यार, लेंथ हो गया, एरिया हो गया। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल। कुछ इंटरेस्टिंग बात देखो, मैंने जो बोला ना उसे लिख भी लो तुम लोग, कभी काम आ जाएगा, ठीक है। वह प्रॉपर्टीज जिसको डिवाइड करने पर आधा हो जाए, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, विच ऑन डिवाइडिंग मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड करने के बाद वो क्या हो जाए, बिकम्स हाफ। हाफ मतलब या फिर डिवाइड हो जाए, कट हो जाए, समझ में आ गया। बिकम्स समथिंग, बिकम्स कट, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि समझ में आ गया होगा आपको, जैसे कि मास को ही देखो ना, मास को आधा करने पे मास भी तो आधा हो जाता है, उसकी वैल्यूज को कम करने पे, ठीक है। अब ऐसी प्रॉपर्टीज विच ऑन डिवाइडिंग डजंट अकर एनीथिंग, कुछ नहीं हुआ उसको, ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ और भी बातें सुनो, कहते हैं बेटा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जब हम डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप डिवाइड करोगे तो हमेशा उसका रिजल्ट इंटेंसिव आएगा। क्या आएगा सर, इंटेंसिव आएगा। उस बात को नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखो यार, हैंडसम थ्योरम बाद में पढ़ाएंगे, नोट करके लिखो। क्या लिखोगे, लिखोगे द डिवीजन ऑफ two extensive property, the division of two extensive property is always intensive। करके दिखाता हूं। मास है बेटा, वॉल्यूम है बेटा, इन दोनों का जब डिवीजन करोगे तो डेंसिटी आती है, और डेंसिटी जो है बेटा वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखा, क्लियर हो गया। एग्जांपल है, प्रेशर है बेटा, E बाई वी, क्या प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, ये कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है एग्जांपल, हाँ ये होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, पीरेशर होता है, बन गया ना। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, पीरेशर होता है। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है ना, तो ये भी हो गया एग्जांपल किसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो वही बोल रहा हूँ कि द डिवीजन ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। कुछ और बात लिखते हैं, मिटाऊं, मिटा देता हूं।
देखिए कुछ बातें और करते हैं। बच्चों कहते हैं कि इफ वी एड मोलर और स्पेसिफिक, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा कि किसी भी हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर में अगर आप मोलर और स्पेसिफिक लगा देते हो तो वह प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव की जगह इंटेंसिव हो जाती है। तो इफ वी ऐड द मोलर और स्पेसिफिक इन एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर में अगर आप मोलर और क्या लगा देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक, देन द प्रॉपर्टी बिकम्स, क्या हो जाएगा, वो इंटेंसिव होता है। जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नाम सुने होंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब का सब क्या हो गया, these all are the एक प्रॉपर्टी हो गई कि if we add the molar or the specific in any extensive property then the property becomes intensive। दूसरी बात समझ लेते हैं, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल बोलना मास, दे आर एडिटिव इन नेचर। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव। तो एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is additive in nature, additive in nature, ठीक है। तीसरी बात समझ लेते हैं, that is known as intensive property की जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर एक सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं, तो किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा सर, वो एडिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, इसका एक्सेप्शन भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे इंटेंस। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कहते हैं बेटा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। ये क्या होती है सर, नॉन एडिटिव होती है, मतलब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को नहीं जोड़ सकते। इसलिए अभी तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होगे बेटा तो आपको ना बोलता होगा ना कि ई सेल की वैल्यू को जोड़ के दिखाओ, लेकिन ध्यान से सुनना, ई सेल की वैल्यू तो आप जोड़ते हो, लेकिन एक्चुअली में आप ई सेल की वैल्यू नहीं जोड़ते हो, आप डेल्टा जी की वैल्यू जोड़ते हो। दिमाग लगाना जरा सा, देखा जाएगा जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तब बात करेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, ठीक है। चलो ये हो गई कुछ ज्ञान की बातें। तो यहां तक का जो थ्योरेटिकल लेक्चर था वो खत्म होता है। कल का लेक्चर के अंदर में हम इंटरनल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छे सवाल कर ले इस टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से बस आधा घंटा मैं लूंगा, आधा घंटा के अंदर मैं आपको 10-15 सवाल करा देता हूँ, उसके बाद फिर ये लेक्चर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। सबको पता है क्या करना होता है सक्षम नीट के बैच के अंदर में, हाँ सर, वीडियो को पॉज करना होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, जब क्वेश्चन ना बने तो वापस से वीडियो को ओपन करके मास्टर से सवाल लिखा जाता है। क्लियर है एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन करा रहा हूं। विच एमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इज द एग्जाम नॉट अ स्टेट फंक्शन, इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टेट फंक्शन नहीं। ऑप्शन नंबर 1 में है सर प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी में है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन में है दैट इज नोन एज एंट्रोपी, और पांचवा ऑप्शन में है एंथैल्पी। तो इसमें बोला है सर कि ऐसा कौन सा ऐसा प्रोसेस मतलब इसके अंदर में है जो कि सर
एक स्टेट फंक्शन नहीं है, एक पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन नहीं है, एक पाथ फंक्शन। अरे एक चीज छोटा, ये नहीं, स्टेट फंक्शन नहीं है, एक पाथ फंक्शन। अब बनाओ, स्टेट फंक्शन नहीं है, एक पाथ फंक्शन। तो देख लो जरा सा, कौन सा ऐसा चीज है जो कि पाथ पे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है? आंसर क्या है? वर्क जो होता है सर वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। क्लियर है एकदम? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या होता है सर? डिपेंड करता है। चले, चलो अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव, ठीक है ना? इंटेंसिव क्या बोलेंगे? क्वांटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक इंटेंसिव का एग्जाम्पल देना है। ऑप्शंस आपके सामने है, एंथैल्पी, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एंथैल्पी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और ऑप्शन नंबर डी में है नन। चलिए फटाक से बताइए, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने? कि वैसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है, या फिर समझो कि इंटेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको कट करने के बाद भी उनका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कौन सा आंसर होगा सर? एंथैल्पी एनर्जी है ना, ये जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। टेम्परेचर नहीं, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है ये सब क्या डज नॉट डिपेंड ऑन द, क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ द मैटर। अमाउंट ऑफ द मैटर पे जो डिपेंड ना करे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है सर जो कि डिपेंड नहीं करती है? दैट इज टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। These all are the example of intensive properties। ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये तो भी नहीं पढ़े हो आप लोग। ये लिखो, आइडेंटिफाई द, ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, उन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ो, अब मुझे बताओ कि सही है या नहीं। पहला लिखा है कि वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। पहला ऑप्शन है वर्क इज अ, हमको तो लगता है कि आंसर ही मिल गया, स्टेट फंक्शन। नंबर बी में लिखा हुआ है दैट इज टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। तीसरा ऑप्शन में है बेटा दैट इज चेंज द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। चेंज इन स्टेट इज completely defined when the initial and the final state are specified। देखता हूं आपकी लैंग्वेज कैसी है, स्टेटिफाइड। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि वर्क appears at the boundary of the system। वर्क appears, ठीक है ना, at the boundary of the system। चलिए लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट आंसर आप इसको देंगे, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम चलावे छोरा जाट का। चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा? पहला बोला सर वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, ले बेटा यही सवाल रहता है, इट्स द पाथ फंक्शन, लेकिन अगला ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे। देखिए सर टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, बीच में टेम्परेचर में क्या हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लिखते हैं सर चेंज इन द स्टेट ऑफ इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट इज स्पेसिफाइड, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं बता पाओगे तो हम चेंज ऑफ स्टेट नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा लिखा है वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, जो भी वर्क होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है सर? बाउंड्री के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो ये हो गया सर कुछ ऐसी बातें जो हमको जाननी होगी। तो आई होप यही तक रखते हैं इसका लेक्चर। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि आपको जो बेसिक्स होती है थर्मोडायनेमिक्स की उसे अच्छी तरह से कर लिया। कल से जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, उसके अंदर में हम हीट के बारे में बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे और हम बात करेंगे FLOT की, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, तो उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हो गया आज का सेशन खत्म।